सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 के गणित में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में को आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में एक नया पार्ट डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, गणित के सभी सवालों को बनाना है एपिसोड देखने के बाद और बायोलॉजी के पार्ट को आपके किताब से दोबारा जरूर पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय का परिचय, गणना का आधारभूत सिद्धांत। मान लीजिए हमारे पास 3 पेंटे हैं जिसे हम P1, P2 तथा P3 से संबोधित करेंगे और 2 शर्टें हैं जिसे हम S1 तथा S2 से संबोधित करेंगे। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इन 3 पैंटों और 2 शर्टों को हम कितने प्रकार से पहन सकते हैं, यानी इनको धारण करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो P1 पैंट को हम S1 शर्ट तथा S2 शर्ट के साथ पहन सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह होगा P1 S1 तथा P1 S2। ठीक उसी प्रकार P2 पैंट को हम S1 शर्ट के साथ पहन सकते हैं और S2 शर्ट के साथ पहन सकते हैं। तो वो बनेगा P2 S1 तथा P2 S2। उसी प्रकार P3 पैंट को भी हम S1 शर्ट तथा S2 शर्ट के साथ पहन सकते हैं, जो कि बनेंगे P3 S1 और P3 S2। अब यहाँ यदि आप इन सभी संभावनाओं को गिनेंगे तो यह कुल 6 संभावनाएं होंगी। अब दोस्तों, यहाँ एक और तरीका है जिससे हम कुल संभावनाएं निकाल सकते हैं। यानी हमें बस पैंटों की संख्या है 3 तथा शर्टों की संख्या है 2, तो कुल संभावनाएं हम 3 गुणा 2 हैं, जो कि आएंगी 6। अब दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक सूट को धारण करने के लिए शर्ट और कोट की कुल संभावनाएं हुई 6। अब दोस्तों, आइए इसी पैंट और शर्ट वाले उदाहरण से हम गणना के आधारभूत सिद्धांत को देखते हैं। गणना का आधारभूत सिद्धांत: यदि एक घटना n तरीकों से घटित हो रही है, दूसरी घटना m तरीकों से घटित हो रही है तथा एक तीसरी घटना p तरीकों से घटित हो रही है, तो तीनों घटनाओं के घटने के कुल विभिन्न तरीके होंगे
m इंटू n इंटू p, यानी तीनों को गुणा कर दीजिए, वह बनेगा गणना का आधारभूत सिद्धांत। आइए इसी पर एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, शब्द रोज ROSE के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों के अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब रोज यानी 4 खाली स्थान, 1, 2, 3 और 4, तो पहला रिक्त स्थान भरने के लिए हम चारों में से कोई भी शब्द ले सकते हैं। तो पहला रिक्त स्थान भरने में 4 शब्द आ गए। अब क्योंकि शब्दों की अनुमति नहीं है, तो दूसरा स्थान भरने के लिए 3 शब्द आएंगे। अब क्योंकि 2 शब्द आ चुके हैं, तो तीसरा स्थान भरने के लिए बच गए 2 ही शब्द और आखिरी स्थान के लिए बचा 1 शब्द। तो अब पहला रिक्त स्थान भरने के तरीके 4, दूसरा रिक्त स्थान भरने के तरीके 3, तीसरा रिक्त स्थान भरने के तरीके 2 तथा चौथा रिक्त स्थान भरने के तरीके 1 गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार कुल शब्दों की संख्या हुई 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 24। इस वीडियो में हमने सीखा क्रमचय और संचय का परिचय, गणना का आधारभूत सिद्धांत। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय तथा क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं और क्रम गुणित संकेतन।
नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम पौधों में परिवहन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका परिचय और परिवहन के माध्यम। जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना आवश्यक होता है कि हम किस प्रकार की गति और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। पुष्पीय पदार्थों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खनिज पोषक, कार्बनिक पोषक एवं पौधों की वृद्धि नियामक मुख्य है। कम दूरी तक पदार्थों की गति, प्रसरण व साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है। लंबी दूरी के लिए परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहते हैं। परिवहन के माध्यम। पौधों में परिवहन के 3 माध्यम होते हैं। पहला है विसरण, दूसरा सुसाध्य विसरण, तीसरा सक्रिय परिवहन। अब हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। विसरण। विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है तथा ये कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतरकोशिकीय स्थान से ब्रह्मा परिवहन तक कुछ भी हो सकता है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होता है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का ये अकेला ही माध्यम है। विसरण की दर, सांद्रता, प्रवणता किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? उन्हें अलग अलग करने वाली झिल्ली का पारगम्यता, ताप और दाब से प्रभावित होती है। अब हम पढ़ेंगे सुसाध्य विसरण के बारे में। जैसा पहले बताया गया है कि विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से ही उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। ये तो पहले से ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशील पर निर्भर करता है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित होता है। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही उनके प्रोटीन से मदद मिल रही हो। यह प्रक्रिया को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। पोरिन एक प्रकार के प्रोटीन है जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की ब्रह्मा झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे छोटे साइज के अणु भी उसमें से गुजर सके। ब्रह्माकोशिकीय अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घुणित होकर कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देती है। उदाहरण के तौर पर जल मार्ग जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं। सिम्पोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं,
जबकि एंटीपोड में वे उल्टी दिशा में चलते हैं और जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है तब इस विधि को यूनिपोड कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सक्रिय परिवहन के बारे में। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकती है। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा होता है या वह संतृप्त ही क्यों न हो। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होती है जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती है। अब हम विभिन्न परिवहन तंत्रों की तुलना करते हैं। विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता। साधारण विसरण में कि इसमें विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में इसकी जरूरत होती है। उच्च वर्णनात्मक। साधारण विसरण में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में ऐसा होता है। परिवहन संतृप्त। साधारण विसरण में परिवहन संतृप्त नहीं होता, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में ऐसा होता है। अपहिल परिवहन। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में अपहिल परिवहन नहीं होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन में अपहिल परिवहन होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एटीपी का व्यय नहीं होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और परिवहन के माध्यम। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण। धन्यवाद।
Dari Covid ke dalam dia. Dia kata, नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पाठ सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के विषय क्या हैं। उपसारणिक और सहखंड यानी माइनर एंड कोफैक्टर, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम यानी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो चलिए दोस्तों उपसारणिक क्या है देखते हैं। दोस्तों सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे द्वारा हम व्यक्त करते हैं। और एक बात दोस्तों, एन क्रम एन यहाँ 2 से अधिक या 2 के बराबर है कि सारणिक के अवयव का उपसारणिक n-1 क्रम का सारणिक होता है। सहखंड यानी कोफैक्टर, एक अवयव ए आई जे का सहखंड जिसे कैपिटल ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां ए आई जे है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे के द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां का उपसारणिक एम आई जे है। चलिए दोस्तों एक उदाहरण देखते हैं। डेल्टा बराबर एक सारणिक है। इस अवयवों में A11 तथा A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। चलिए दोस्तों उपसारणिक और सहखंड की परिभाषा द्वारा हम पाते हैं कि A11 का उपसारणिक है M11 के बराबर, यानी A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से आ रहा है, तो उसके अलावा जो 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक होगा उसका मान उसका उपसारणिक होगा, जो आप देख सकते हैं A22 A33 माइनस A23 A32 के बराबर है। अब A11 का सहखंड है दोस्तों कैपिटल A11 जो है बराबर दोस्तों -1 की पावर 1 प्लस 1 और इसका गुणन हो रहा है M11 से। तो हम देख सकते हैं कि -1 की पावर 1 प्लस 1 1 के बराबर होती है, तो A11 का उपसारणिक और सहखंड बराबर ही मिला है। इसी तरह दोस्तों A21 का उपसारणिक है M21, यानी वह सारणिक जहां पर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ नहीं लिया है, वह बराबर है A12 A33 माइनस A13 A32 के। इसी प्रकार दोस्तों A21 का सहखंड है
कैपिटल A21 के बराबर जो है -1 की पावर 2 + 1 M21। यहाँ पर हमारे उपसारणिक का गुणन -1 से हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आव्यूह का सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों एक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ का सहखंडज आव्यूह कैपिटल AIJ के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां कैपिटल AIJ का आव्यूह जो हमने लिया है वह अवयव का सहखंड है, यानी आव्यूह A के सहखंडज को एडजॉइंट A के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां हम ADJA लिखते हैं। चलिए दोस्तों उदाहरण के रूप में एक आव्यूह ली है और A का हमें सहखंडज ज्ञात करना है। हम जानते हैं दोस्तों A11 हम यहाँ 4 निकाल सकते हैं, A12 यहाँ -1 मिलेगा, A21 यहाँ -3 है और A22 2 मिलेगा। इन सब को निकाल कर दोस्तों हमें अपना एडजॉइंट A मिल जाएगा इस प्रकार से, यानी हमारे आव्यूह में आप देख सकते हैं A11, A21, A12, A22, यानी हमें अब एक आव्यूह मिलेगा जो हमारा एडजॉइंट है या सहखंडज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक प्रमेय देखते हैं। यदि A कोई n कोटि का आव्यूह होता है दोस्तों, तो A का गुणन एडजॉइंट A से बराबर होता है एडजॉइंट A के गुणन A से, जो होता है दोस्तों सारणिक A का गुणन AI से, यानी जहां I n कोटि का तत्समक आव्यूह है। एक परिभाषा है दोस्तों, एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर कहलाता है यदि इसका सारणिक या मॉड A बराबर 0 है। एक और परिभाषा देखते हैं दोस्तों, एक वर्ग आव्यूह A व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि इसके सारणिक का मान 0 नहीं हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दूसरा प्रमेय देखते हैं। यदि A तथा B दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो AB तथा BA भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। तीसरा प्रमेय है दोस्तों, आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। अर्थात अगर हमारे पास एक सारणिक है जो A और B के गुणन से मिला है, वह बराबर होगा A सारणिक गुणन B सारणिक, जहां A तथा B समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास चौथा प्रमेय है। एक वर्ग आव्यूह A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि A व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। यदि A बराबर एक आव्यूह दे रखा है और B बराबर एक दूसरा आव्यूह दे रखा है, तो स्थापित करना है कि AB का इनवर्स बराबर है B इनवर्स A इनवर्स के। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास AB है तो इनका गुणन करके हमें एक आव्यूह मिल जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि AB का सारणिक -11 है जो 0 के बराबर नहीं है, तो AB इनवर्स का अस्तित्व है और इसे निम्नलिखित प्रकार से हम व्यक्त करेंगे, यानी AB इनवर्स बराबर होता है दोस्तों 1/AB का सारणिक, इसका गुणन एडजॉइंट AB से, जो बराबर हो जाएगा -1/11 और एडजॉइंट AB यानी हमारी जो आव्यूह मिली थी उससे गुणन करके, जो होगा बराबर दोस्तों 1/11 और 14, 5, 5, 1 के। आगे देखते हैं दोस्तों, अब सारणिक A का -11 है जो 0 के बराबर नहीं है और B का भी सारणिक 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए A इनवर्स और B इनवर्स दोनों का अस्तित्व है, जिसे हम निम्नलिखित रूप में व्यक्त करेंगे, यानी A इनवर्स भी हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा और B इनवर्स भी एक आव्यूह हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों जब हम B इनवर्स और A इनवर्स का गुणन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से हल करके मिल जाएगा। हम देख सकते हैं दोस्तों
कि ए बी का इनवर्स हमें बराबर मिला है बी इनवर्स ए इनवर्स के। आगे देखते हैं दोस्तों सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं संगत निकाय क्या है। निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हलों एक या अधिक का अस्तित्व होता है। और असंगत निकाय, निकाय असंगत कहलाता है यदि किसी भी हल का अस्तित्व नहीं हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय पर विचार करते हैं दोस्तों। आपके सामने कुछ समीकरण दे रखे हैं दोस्तों। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, इसी प्रकार से अन्य दो। तो दोस्तों मान लीजिए कि a मैंने अवयव बना दी है x, y और z के व्यंजक की, और इसी प्रकार x एक अवयव है x, y, z की, और b एक अवयव है d1, d2 और d3 की। तो दोस्तों तब समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ax बराबर b में a, x और b तीनों अवयव हमने इसमें लिख दी है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब एक स्थिति हमारे पास है दोस्तों, यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। और दूसरी स्थिति है दोस्तों, यदि a एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तब हमारे पास होता है दोस्तों कि मॉड a बराबर 0, यानी इसका सारणिक का मान 0 होता है। चलिए एक उदाहरण करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। दोस्तों समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में पहले व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे हम लिखते हैं। यानी इस समीकरण के मुताबिक दोस्तों हमें a मिलेगी यह अवयव, x मिलेगा हमें x, y, z और b यहाँ पे हम लेंगे 8, 1, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका सारणिक का मान क्या है। इसका सारणिक का मान -17 है जो 0 के बराबर नहीं है, तो हम a व्युत्क्रमणीय कह सकते हैं और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। यानी हम a11 निकालेंगे दोस्तों -1 के बराबर, a12 निकालेंगे -8 के बराबर, a13 निकालेंगे -10 के बराबर। इसी तरह a21, a22, a23 और a31, a32, a33 का मान भी आप लोग निकाल लेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे पास a इनवर्स मिल जाएगा हमें -1/17 और हमारी अवयव जो हमें अपने a से यानी a के सहखंडज या एडजॉइंट से। आगे देखते हैं दोस्तों x बराबर हम लिख सकते हैं a इनवर्स का गुणन b के साथ, यानी a इनवर्स जो हमने अभी निकाला था इसका गुणन हमारी b अवयव के साथ। अतः दोस्तों हम देख सकते हैं x, y, z बराबर हमें 1, 2, 3 के मिल गया है इस प्रकार से। तो दोस्तों देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम के बारे में पढ़ा और सारणिकों और अवयव के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद और 2 जीनों की वंशागति को समझा था। इस वीडियो में हम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता और पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल के कार्य को अस्वीकृत कर दिया गया। अब दोस्तों मेंडल ने अपना कार्य 1865 में प्रकाशित किया और उस कार्य पर कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और जिन्होंने उस पर ध्यान दिया उन्होंने उसे कम आंका या उन्होंने उसे गलत कहा। अब इन सब चीजों के होने के कुछ कारण थे
जैसे कि उन दिनों संचार आसान नहीं था और उनके काम को व्यापक रूप से प्रचारित नहीं किया जा सका। जीन की उनकी अवधारणा स्थिर और विविध इकाइयों के रूप में, जिन्होंने विशेषकों के अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और अलील के युग्म जो एक दूसरे के साथ मिश्रण नहीं करते थे, को उनकी समकालीनों द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि प्रकृति में स्पष्ट रूप से निरंतर विविधता होती है। जैविक घटनाओं को समझाने के लिए गणित का उपयोग करने का मेंडल का दृष्टिकोण अपने समय के कई जीव विज्ञानियों के लिए पूरी तरह से नया और अस्वीकार्य था। वह कारकों के अस्तित्व या वे किस सामग्री द्वारा बनाई गई थी, उसका कोई भौतिक प्रमाण प्रदान नहीं कर सका। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत को समझते हैं। अब धीरे धीरे माइक्रोस्कोपी की तकनीक में प्रगति हो रही थी और आज के समय में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म चीजों को देखने में बहुत मदद करता है। इन्हीं कुछ तकनीकों की प्रगति की वजह से वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन को बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने देखा कि केंद्रक के अंदर एक संरचना है जो कि द्विगुणित है और विभाजन के समय विभाजित होती है। उसे उन्होंने क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहा। इस संरचना के पास डीएनए होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन के पास टाइटली पैकेज होता है और इसके पास जीन्स भी होते हैं। अब दोस्तों 1908 में दो शख्स आए, जिनमें से पहले का नाम था वॉल्टर सटन और दूसरे का नाम था थियोडोर बोवेरी। इन्होंने अलग अलग काम किया और इन्होंने ही वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रस्तावित किया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है और ये कैसे आई। अब जो वॉल्टर सटन थे, जो कि एक जेनेटिसिस्ट और फिजिशियन थे, ये शख्स टिड्डे पर काम कर रहा था और इन्होंने पाया कि गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं और मियोसिस के समय अलग अलग हो जाते हैं। और साथ ही में इन्होंने कहा कि एक गुणसूत्र हमें माता से मिलता है और एक गुणसूत्र हमें पिता से मिलता है। यही गुणसूत्रों का मियोसिस में अलग होना शायद मेंडल के वंशागति के नियमों की स्पष्टीकरण दे रहा है। और उसी समय के आसपास एक और शख्स आया जिसका नाम था थियोडोर बोवेरी। उन्होंने सी अर्चिन पर काम कर रहे थे वो, और इन्होंने पाया कि उचित भ्रूण विकास के लिए सारे के सारे गुणसूत्रों के जोड़े मौजूद होने बहुत जरूरी थे। और दोस्तों इन दोनों के कार्यों की वजह से ही वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत आया। आइए अब जान लेते हैं इस सिद्धांत के मुख्य विशेषता क्या क्या है। वंशानुगत लक्षणों की तरह गुणसूत्र एक जीव के जीवन भर और पीढ़ी से अपनी संख्या, संरचना और व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। दोनों ना तो लुप्त होते हैं और ना ही आपस में मिश्रित होते हैं। वे इकाइयों के रूप में व्यवहार करते हैं। सोमेटिक और द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र और जीन जोड़ों के रूप में होते हैं। एक जीन जोड़ी के दो अलील समरूप यानी कि होमोलोगस गुणसूत्रों के समरूप साइट पर स्थित हैं। दोनों गुणसूत्रों के साथ साथ जीन युग्मक के निर्माण के समय अलग हो जाते हैं, जैसे कि प्रत्येक जोड़े में से केवल एक ही युग्मक में संचरित होता है। एक युग्मक में एक प्रकार का केवल एक गुणसूत्र होता है और एक विशेषक के दो अलील में से केवल एक होता है। निषेचन के दौरान दोनों गुणसूत्रों के साथ साथ मेंडेलियन फैक्टर्स की जोड़ी की स्थिति रिस्टोर हो जाती है। इन्हीं सब बातों से ऐसा लगता है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत मेंडेलियन सिद्धांतों का समर्थन कर रहा है। मगर वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत सही है या गलत है, ये किसने बताया? तो फिर बाद में एक और शख्स आया जिसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने
एक मक्खी पर काम किया जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और इन्होंने बताया कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत एकदम सही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सहलग्नता और पुनर्योजन को समझते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द है, सहलग्नता और पुनर्योजन, तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सहलग्नता यानी कि लिंकेज को हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए जरा यहाँ देखिए, यह एक जोड़ा है क्रोमोसोम का, और मान लीजिए यहाँ पर जीन ए है और यहाँ पर जीन बी है। अगर आप जीन ए और जीन बी के बीच की दूरी देखें तो बहुत ही कम है, तो हम कह सकते हैं कि यह अधिक सहलग्नता दिखा रहे हैं। और मान लीजिए कि एक और जीन है जो कि है जीन सी, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब अगर आप जीन ए और जीन सी की बीच की दूरी देखें तो वो बहुत ही ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यह कम सहलग्नता दिखा रहे हैं। यही सहलग्नता यानी कि लिंकेज है, जो कि दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना दिखाता है। आइए दोस्तों पुनर्योजन को समझ लेते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये अजनकीय जीन संयोजनों के उत्पादन है। सरल शब्दों में उन संतति का बनना जिनमें कि अजनकीय जीन संयोजन होंगे रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कहलाता है। अब दोस्तों हमने मेंडल के एक नियम को समझा था, जो कि था स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, और इसमें उन्होंने कहा था कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र को दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक जीन है और यहाँ पर एक और जीन है। इन दोनों जीनों के बीच की दूरी ज्यादा है। अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं इनमें सहलग्नता कम है। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि जीन का विसंयोजन होगा और ये दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होगा, जिससे कि अजनकीय जीन संयोजनों का उत्पादन ज्यादा होगा। मतलब अगर कम सहलग्नता दिखेगी हमें तो अजनकीय जीन संयोजनों का उत्पादन ज्यादा होगा। और दूसरी ओर अगर मैंने यहाँ पर एक जीन दिखाया और यहाँ पर एक और जीन मैंने दिखाया तो यह अधिक सहलग्नता दिखा रहे हैं। तो इस केस में जीन का विसंयोजन शायद नहीं होगा और इस वजह से अजनकीय जीन संयोजनों का उत्पादन कम होगा। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मॉर्गन का द्विसंकर क्रॉस को समझते हैं। अब मॉर्गन ने भी द्विसंकर क्रॉस कराया था और ये क्रॉस मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के समान था। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर द्विसंकर क्रॉस कराया था। इन्होंने मादा पीले शरीर श्वेत आंखों वाली मक्खी ड्रोसोफिला ली थी और इसका क्रॉस इन्होंने नर भूरे शरीर लाल आंखों वाली मक्खी ड्रोसोफिला से करवाया था। यहाँ पर छोटा y पीले शरीर को दिखा रहा है, छोटा w श्वेत आंखों को दिखा रहा है और ये अप्रभावी विशेषक हैं। दूसरी ओर जो नर है उसमें जो भूरा शरीर है वो छोटा y+ दिखा रहा है और लाल आंखें छोटा w+ दिखा रहा है। जो यहाँ पर नर है भूरे शरीर लाल आंखों वाली मक्खी, ये वन्य प्रकार है, यानी कि ये आमतौर पर हमको मिलती है, ये म्यूटेंट टाइप नहीं है। तो आइए अब इनका क्रॉस देख लेते हैं। इन्होंने इसका नाम क्रॉस ए रखा था और अगर आप दोनों ओर देखें, ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं और अगर आप दोनों ओर देखें तो जीन जो है इनके उनमें सहलग्नता अधिक है। तो अब देख लेते हैं F2PD में क्या आया। F2PD में जो मॉर्गन को परिणाम मिला था वो था कि जनकीय प्रकार के संतति थी 98.7% और पुंसंयोगी प्रकार की संतति थी 1.3%। और इससे कहीं ना कहीं यह पता चल रहा है कि यहाँ पर शायद अधिक सहलग्नता की वजह से जीन विसंयोजित नहीं हुए, जिसकी वजह से पुंसंयोगी प्रकार कम हुआ। और इन्होंने एक और क्रॉस करवाया था जिसका नाम था क्रॉस बी। इन्होंने श्वेत लघु पंख
मादा के बीच में कराया था, वन्य प्रकार के साथ इन्होंने क्रॉस कराया था। और इसके बाद जो F2 पीढ़ी मिली उसमें जो जनिकीय प्रकार के संतति थी वो थी 62.8%। उन संयोगी प्रकार थे 37.2%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप क्रॉस को देखें तो जो जीन है उनके बीच में दूरी ज्यादा दिख रही है हमको। तो इससे हम कह सकते हैं कि इनमें सहलग्नता कम थी, जिस वजह से शायद जीन विसंयोजित हो गए और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा मिले हमको। और मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम द्विसंकर क्रॉस कराते हैं और मेंडल को हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या रेशियो मिलता है? ये वाला रेशियो मिलता है हमें फिनोटाइप अनुपात जो मिलता है 9:3:1। लेकिन यहाँ पर मॉर्गन को इस द्विसंकर क्रॉस में थोड़ा सा अलग मिला, तो वो चीज हमको यहाँ पर नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं यह पता चल रहा है कि जो मॉर्गन का द्विसंकर क्रॉस था वो मेंडल के स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो फॉलो कर रहा होता हमको यह अनुपात मिलता। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बहुजीनी वंशागति को समझते हैं। जो विशेषक सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं और यही बहुजीनी वंशागति करते हैं। बहुजीनी विशेषक में फिनोटाइप में प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव योजी होता है। इसको सबसे अच्छे समझने के लिए हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे, जो कि है ये परिवार। अगर आप इस परिवार में देखें तो जो त्वचा का रंग है वो सबका अलग अलग दिख रहा है। कोई यहाँ पर काला है, कोई सांवला है और कोई यहाँ पर गोरा है। तो ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और अगर हम इसको थोड़ा विस्तार से देखें तो मान लीजिए कि बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, ये जो एलील हैं ये मानव में त्वचा रंग को नियंत्रित कर रहे हैं और ये प्रभावी हैं, जो कि गहरा त्वचा रंग का लक्षण दिखा रहे हैं। और दूसरी ओर एलील छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, ये अप्रभावी हैं और ये हल्का त्वचा रंग का लक्षण दिखा रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास प्रभावी एलील होंगे जैसे कि बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा बी, बड़ा सी, बड़ा सी, अगर ये प्रभावी एलील होंगे तो उसका रंग गहरा होगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास सारे अप्रभावी एलील हैं जैसे कि यहाँ पर है तो उसका रंग हल्का होगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास ये दोनों ही एलील हैं तो उसका रंग इंटरमीडिएट यानी कि इन दोनों के बीच का कुछ होगा, जैसे कि सांवला यहाँ पे हम कह सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुप्रभाविता को समझते हैं। एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप यानी कि फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट कर सकता है। ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं और यही जीन बहुप्रभाविता करते हैं। इस वीडियो में हमने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ा, जिसमें कि हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा और देखा कि ये कैसे आया, और साथ ही में हमने सहलग्नता और पुनर्योजन को भी समझा, और हमने बहुजीनी वंशागति और आखिरी में हमने बहुप्रभाविता पर चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के इन टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को समझेंगे। धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध।
अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।